इन्होंने स्पेशल और इंटेंसिव मिला के खिचड़ी बनाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये 70-75 साल में किसी ने किया नहीं। अपने दिमाग से फॉर्म बनाया जिसका नाम दिया एनुमरेशन फॉर्म। वो कोई रूल बुक में है ही नहीं। फिर वो एनुमरेशन फॉर्म लोगों से ज़बरदस्ती भरा है, उसको कंप्यूटर में BLO से एंट्री करवाया। आधे से ज़्यादा BLO कभी कंप्यूटर जिंदगी में हाथ तक नहीं लगा। बच गए कि रविन्द्रनाथ चले गए, नहीं तो रविन्द्रनाथ को भी लाइन पे खड़े कर देते कि ये तुम दो नाम कैसा इस्तेमाल करते हो। हिंदुस्तान में ऐसे कट्टर पार्टी हमने कभी देखा नहीं। जब मुर्शिदाबाद में दंगा लगे थे ना इस बार, तो वो क्या कर रहे थे? वो दीघा में मंदिर बना रहे थे। एक बार जाके कंट्रोल करे, जो भी हो, मुसलमान हो तो क्या, मुसलमान पाप नहीं करते। बीजेपी के लिए पब्लिसिटी बन गया, देखो मुसलमान में दोनों हिंदुओं को मारा गया। जबरदस्ती अगर बीजेपी पावर पे आ गए, पार्टी के नाम से कह रहा हूँ, और ये बंगाल के इरादा है उसके खिलाफ आ गए, बंगाल तो लोग छोड़ेंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। स्ट्रैटेजी तो गणेश कुमार तो वहाँ से 24 घंटा स्ट्रैटेजी नहीं चला पाएंगे ना। अमित शाह क्या मिलिट्री रूल लगाएंगे? टिक नहीं पाएंगे। मगरबी बंगाल में इलेक्शन की गहमागहमी है, लेकिन सिर्फ इस मरतबा जो इंतखाब हो रहा है सिर्फ इलेक्शन नहीं है, किसी सरकार का आना और जाने का सवाल नहीं है। जिस तरीके से SIR में बड़े पैमाने पर 30-27 लाख के करीब नाम काटे गए हैं, बल्कि अब 34 लाख का आंकड़ा सामने आ रहा है, उसने कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। और ख़ुद बंगाली कल्चर और तहजीब पूरे भारत में अपनी एक पहचान रखती थी, उसको भी ख़तरात लायक हो गए। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सिर्फ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट नहीं है या फिर एक साबिक MP नहीं है, बल्कि एक सेकुलर भारत की सेकुलर रवायात और भारत के अक़दार पर यकीन करने वाली शख्सियत है। ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा सच के साथ खड़ी रही हैं। वो हमारे मेहमान हैं सर प्रोफेसर जवाहर सरकार साहब। मैं नुरुल्लाह जावेद हूँ और हमारे साथ दूसरे जो साथी जो इंटरव्यू में शरीक हैं वो न्यूज़ रूम के एडिटर शाहनवाज़ अख्तर साहब हैं। हम दोनों आदमी मिलकर सर का इंटरव्यू कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि सर ने हमें वक्त दिया। सर, इस IR को और बंगाल की सेकुलरिज्म को में जो इस तरह से बंगालियत को तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई, उसको किस तनाजुर में आप देखते हैं? पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी हिंदी, उर्दू कहे, हिंदुस्तानी कहे, सब भाषा मेरे पास उसमें निर्बल। जी। पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी भाषा ऐसे ठीक नहीं बनेगी। नहीं, इस बार इन्होंने जो किया, ये जानबूझ के पहले से बहुत श्रूड प्लानिंग करके किया। देखिए, SIR बोल के कोई चीज़ है नहीं कानून में। मैंने इस क्या कहते हैं, इलेक्शन लॉ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर था जब ये हमारे गणेश कुमार स्कूल में थे। 2 इलेक्शन किया जब वो स्कूल में पढ़ाई करते थे, मिडिल स्कूल या कहीं। इलेक्शन हमें सिखाने मत सिखाने आओ। इलेक्शन लॉ, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इसमें जो धाराएं हैं, उसमें सेक्शंस है, उसमें बड़ा क्लियर है कि इंटेंसिव रिवीजन हो, नहीं तो एक छोटे किस्म का स्पेशल रिवीजन हो। अच्छा, इंटेंसिव तभी करेंगे जब घर घर में जाके लोगों से पूछेंगे। ये 10 साल 20 साल बाद हम करते रहते, क्योंकि इस 10-15 साल में बहुत लोग इधर उधर चले जाते नाम बिना काट के, तो वो जम जाता। वो जो नाम नहीं काटा, वो पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा उठा के उसी नाम पर छप्पा वोट लगाती। इसलिए पीरियोडिकली वी हैव टू कट ऑफ दिस डेड एंड यूजलेस नेम्स। अच्छा, इंटेंसिव रिविजन ये होती है। अच्छा, हर साल हम लोग समरी करते रहते हैं कि तुम नाम कोई नए कोई लड़का या लड़का आए 18 साल, उसका नाम जोड़ो। अगर कोई कृपा करके बताए कि उनके पिताजी मर गए तो वो नाम काटो, ऐसा होता रहता। ये इंटेंसिव रिवीजन है, और एक किस्म है कि स्पेशल रिवीजन। अच्छा, ये स्पेशल रिवीजन अलग से चीज़ है। स्पेशल रिवीजन यह है कि कोई इलाके में मान लीजिए बाढ़ आए, गांव के रिकॉर्ड मिट गए, तो वहाँ जाके हम लोग भेज के वहाँ एक छोटे तरफ से स्पेशल रिवीजन कर लेते 2-3 महीना में। इन्होंने स्पेशल और इंटेंसिव मिला के खिचड़ी बनाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये 70-75 साल में किसी ने किया नहीं। 75 साल से वी हैव गॉन अलॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स। रजिस्ट्रेशन रूल्स अलग है,
उसमें 1 2 3 4 करके 25 नंबर सेक्शन में ये कहता, ये इसको मानता ही नहीं। अपने दिमाग से फॉर्म बनाया जिसका नाम दिया एनुमरेशन फॉर्म, वो कोई रूल बुक में है ही नहीं। फिर वो एनुमरेशन फॉर्म लोगों से ज़बरदस्ती भरा है, और वो एंट्री करने जब उसको कंप्यूटर में BLO से एंट्री करवाया। आधे से ज़्यादा BLO कभी कंप्यूटर ज़िंदगी में हाथ तक नहीं लगाया। उनसे कह गया कि तुम एंट्री करो, पता नहीं ये लोग क्या एंट्री किया। फिर एक बार कंप्यूटर में एंट्री होने के बाद इन्होंने दिमाग से एक नई शब्द निकाला, क्या नाम, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। मैं बार बार पूछता किसके लॉजिक और किसके लॉजिकल, किसके डिस्क्रिपेंसी, ये सब दिमाग से ये फंदा निकालते। एक बार वो निकाल के लाखों लोगों को कहते कि तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप का नाम या तुम्हारा उम्र से नहीं बनता, तो लाइन में खड़े हो जाओ। ये कंप्यूटर में क्या डाला, इस पर मुझे जानने, हाँ, मुझे सिर्फ अकेला ना, हमें जानना ही चाहिए कि ये कंप्यूटर खेल दिखा के इन्होंने इस बार ये सर्वनाश किया। जैसा एक नाम बता दो, किसी ने मोहम्मद एक बार लिखा AD, हाँ, MU MO होता रहता। कोई MO लिखते, कोई MU लिखते, कोई AD लिखते, कोई ED लिखते। तो छोटी छोटी बात पर इन्होंने कंप्यूटर गलत पकड़ के बोला लाइन पे आ जाओ। अब बंगाल में तो हैरान करके पागल कर दिया, हैरान कर। हमारे यहाँ बनर्जी और बंदोपाध्याय एक ही है। शुद्ध शब्द कहे तो हम कहते हैं बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय, और चलित में हम लोग कहते हैं ममता बनर्जी। तो है रविन्द्रनाथ, घर में या बंगाली लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलते हैं। जी जी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, बच गए कि रविन्द्रनाथ चले गए, नहीं तो रविन्द्रनाथ को भी लाइन पे खड़े कर देते कि ये तुम दो नाम कैसा इस्तेमाल करते हो, तुम घुसपैठिया हो। ये, हाँ, ये क्या, हाँ, अमर्त्य सेन को कर ही दिया। हाँ, यही करते। ये एक फंदा है, एक ट्रैप है, एक क्या कहूँ, ये गणेश कुमार नॉर्मल आदमी नहीं है। मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल्सी नहीं है, इसके कुछ मदद की ज़रूरत है। लेकिन सर सवाल ये कि बिहार में जब SIR हो रहा था तो वहाँ पे सिर्फ लोगों का फॉर्म लिया गया, जो मेरी फैमिली बिहार से आती है, मैंने देखा है कि लोगों का सिर्फ फॉर्म लिया गया, दोबारा कोई जांच नहीं हुआ। और गुजरात में भी, जैसे यहाँ पे 6 बच्चे जिसके थे उनको दोबारा बुला लिया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से। खुद प्राइम मिनिस्टर के 6 भाई बहन हैं, गुजरात में भी SIR हुआ है, अमित शाह भी कई भाई बहन है, तो उन लोगों क्यों नहीं, मतलब ये ऐसा बंगाल के साथ पहले से ठीक कर लिया इनके। अब तो ठंडे दिमाग से सोचे, गुजरात में इलेक्शन नहीं हो रहा। जी जी। गुजरात में मुसलमान नाम, दलित नाम सफाई कर लिया पहले ही सफाई। अभी किसी को पता तक नहीं चलेगा, जब वोट देने जाएंगे तब पता चलेगा कि 3 साल पहले हमारे नाम काटा गया। कौन जाके बूथ में कंप्यूटर खोल के कि कौन देख पाते, बहुत ही एडुकेटेड लेवल लगता ना जी जी। चेक करने के। तो यूपी में इन्होंने ढाई करोड़ नाम काट दिया, और यूपी में तो बाद में हिसाब आया कि जो 2.5 करोड़ नाम इन्होंने काटा, उससे ज़्यादा लोग वोट दिया फॉर दी लोकल बॉडी, क्या नाम, पंचायत इलेक्शन। ये लोग जो मर्जी किया वहाँ, लेकिन पकड़ा गया बंगाल में। इसका कारण है बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को इन्होंने एक नई मात्रा दे दी, नई लेवल पर ले गए। ये जानते हैं कि तमिलनाडु किसी प्रकार से जीत नहीं पाएंगे, उनका पार्टी है ही नहीं वहाँ। जी जी। केरल में जीत नहीं पाएंगे। जी जी। अगर किसी कारण से बंगाल को जीत पाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, तो इनके लिए एक बड़ा क्या कहूँ विक्ट्री हो जाए। तो बंगाल पर कंसंट्रेशन करके ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस बार बार कहते हैं बंगाल में क्यों इतना प्रॉब्लम। हजूर, बंगाल में इतने प्रॉब्लम है कि क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यहाँ 10 गुना ज़्यादा है, और ये 10 गुना ज़्यादा हजूर हमने नहीं किया, ये इनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने किया। जो पूछ रहे हैं उनसे पूछिए। सर, आपने चीफ जस्टिस की बात की है, जयमाल्या बागची जो इस बेंच का हिस्सा है, पहले कमेंट में उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्शन में वोट नहीं दे तो क्या हो जाएगा, जबकि ये मुकम्मल तौर पे आईनी
के विरोध वाली बात है कि और जब लास्ट जो सुनवाई हुई उसमें वो कहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में अगर 20% से कोई 15%, 2% तो इस पूरे मामले में जो कोर्ट का जो किरदार रोल है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोर्ट के रोल पर हम चाहते थे कि और थोड़ा एक्टिव बने और थोड़ा क्या कहूँ प्रोएक्टिव बन के ये प्रॉब्लम को सुधारे। जस्टिस बागची ने समझा, जस्टिस बागची बंगाल के हैं, उन्होंने जानते हैं बंगाल में पॉलिटिक्स कैसा होता है और बंगाल में क्या क्या गलत काम किया वो भी थोड़ा बहुत पकड़ लिया। उन्होंने जो बातें करते हैं ना, हाँ जो बात, हाँ उससे पहले भी उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा ये फॉर्म बनाया, आपको किसने कहा कि ये करे, लेकिन उसके पास जो बैठे हैं तो चीफ जस्टिस के साथ है, सूर्यकांत जी के साथ है, दोनों मिलकर जजमेंट निकलेगा। हाँ, तो इसमें कुछ ये है, द कोर्ट्स कुड हैव बीन मोर क्लियर एंड एक्टिव। और जो पहले मैंने सवाल उठाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, इसको अगर पहले सुनाई में उन्होंने बता देते कि कानून के हिसाब से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कुछ है नहीं, अगर कानून का रबर बैंड जैसा खींच के कुछ बताए तो मान लो कि सब कुछ ही रबर बैंड में आ जाएंगे जब खींचते रहते। तो इसमें हमने कोर्ट से और भी कुछ आशा की, कुछ इरादा था कि कोर्ट और भी एक्टिव बने, लेकिन कोर्ट देखा गया कि ज़्यादा तरफ से फर्स्ट एड लगा रहे, बैंडेड लगा रहे, इधर उधर। लॉ के जानकार लोग तो सीधा बोल रहे हैं सर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने एक दूसरे वीडियो में कहा मैं लॉ तो नहीं पढ़ा हूँ, पर मैं जिस तरह से जानता हूँ एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे आपने जितने ये करवाए, तो ये क्यों नहीं सीधे तौर पे बात आ रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रैक्टिस ही बंद होनी चाहिए? ये सुनिए, ये पहले सुनाई में देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पता नहीं क्या ट्रेडिशन है, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा गर्म मामला आ जाता तो ठंडा कर लेते पहले, वो 370 हो या क्या नाम वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड चलाने के 10 साल बाद उस पर डिसीजन लगा है कोई एक चीफ जस्टिस ने। अब अचानक दिमाग में आ गया बोले इलेक्ट्रल बॉन्ड सही नहीं, अरे सही नहीं तो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, तो पता नहीं, अब अदालत है जी, अदालत है। सर आपने इतना वक्त गुजारा है और बहुत सारे इलेक्शंस आपने देखे हैं, लेकिन बंगाल अभी जिस स्टेज पे खड़ा है, एक पार्टी जो बंगाल का जो कल्चर है उसके कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शंस में है। तो आपको 2 दिनों के बाद वोटिंग होना है, तो आपका मैसेज क्या होगा पूरे बंगाल के लोगों के लिए कि इस इलेक्शंस में उनको कितना सीरियस लेना चाहिए, उनको किस तरीके से देखना चाहिए और किस तरीके से वोट करना चाहिए? देखिए, जो पार्टी आप कह रहे हैं बंगाल के संस्कृति के खिलाफ, वो बंगाल के संस्कृति के खिलाफ नहीं है, वो हिंदुस्तान के संस्कृति के खिलाफ है। हिंदुस्तान में ऐसे कट्टर पार्टी हमने कभी देखा नहीं है। ये बंगाल के संस्कृति और भी आगे बढ़ के, जिसको हम कहते हैं उदार है, मोर लिबरल है। बंगाल में 200 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जात पात भूल जाओ, हिंदू मुसलमान कम करो, इसलिए बंगाल में इतने सारे दंगा हुआ ही नहीं जो पश्चिम पाकिस्तान में हुआ। हाँ, जो दंगा हुआ वो कुछ मतलबी लोग संपत्ति लेने के लिए लगाए, लेकिन अंदर से इतने क्रोध या हिंसा है नहीं, इतने हेट्रेड है नहीं। अब जब मैं ये कहता हूँ तब ये भी मानना पड़ेगा कि दोनों संप्रदाय, दोनों कम्युनिटी में एक 10% है जो अबोझ है, जो सोचता ही नहीं, जो कहते कि ये लोग इसको जीना नहीं चाहिए, ऐसा 10-15% है। इधर कहते कि वो काफ़ी है, और वहाँ कहते कि ये लोग तो हिंदुस्तानी है नहीं, ये लोग इनको अरब देश में भेजा जाए क्योंकि अरब धर्म पालन कर। ऐसे पागल जो है 10-15% कट्टर, वो दिमाग में इनके मेंटल ट्रीटमेंट लगाना चाहिए,
ये 10 to 15% अब बढ़ के इस बार 35% की तरफ बढ़ गए। उसमें ज़्यादा तरफ से लोग हैं जो ममता बनर्जी की पार्टी को सह नहीं पाते, वह उनको खिलाफ है। अब खिलाफ रहने के लिए, मैंने खिलाफ होने के लिए बहुत कारण भी है। ममता बनर्जी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें आ गया, संदेश खाली उसमें आ गया, आरजी कौर मेडिकल एजिटेशन, बहुत सारे कारण भी हैं इनके पार्टी के, दादागिरी, इनके पार्टी को करप्शन, क्यों ना कहूँ, इनके पार्टी के आप जानते हैं सड़क सड़क पे मोहल्ला मोहल्ला में करप्शन की बात है। तो अब क्या है, एक पिक्यूलर सिचुएशन आ गए। एक सिचुएशन आ रहा था जहां ममता बनर्जी के करप्शन के खिलाफ सिविल सोसाइटी और बहुत लोग आगे बढ़े थे। अब लोग सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ अगर वोट दे तो पता नहीं वो दानव आ जाएंगे। ये जो हिंदुस्तान के, बंगाल के संस्कृति को सर्वनाश करने चाहते, जो मानने चाहते, जो सिर्फ दंगा फसाद में विश्वास करते और कोई इनके पास कुछ है ही नहीं देने के, तो लोग सोचते हैं। मैं कहूँ कि इतना मत सोचिए। अगर आपका दिल चाहे, अगर आपके पास कोई कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट हो, बहुत सारे मुस्लिम इंडिपेंडेंट है, जो लेफ्ट हो या कांग्रेस हो या एसएससी हो या इवन नक्सल भी हो, जो भी कैंडिडेट जो ना बीजेपी ना टीएमसी, मेरा स्लोगन नो मोदी नो दीदी, वैसा कोई कैंडिडेट हो, आप लोग मिलके उन्हीं को वोट दीजिए, तभी हमारे जो पॉलिटिक्स है में कुछ सफाई आएगी, कुछ स्वच्छता आएगी, कुछ करप्शन कम होगा। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ, आप याद रखना कि आप जिसके बारे में कह रहा हूँ कि लेफ्ट हो या कांग्रेस हो या इंडिपेंडेंट हो, ये लोग कभी नहीं जाएंगे बीजेपी की तरफ, तो डरने की कोई बात ही है नहीं। ये लोग जो है ये प्रेशर ग्रुप बनेंगे कि ममता बनर्जी को बताएं कि हमारी बात भी मानो, सिर्फ नाराबाजी बंद करो और आपके लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, 2 स्कूल बनाओ हमारे मोहल्ला में। ये दिस पर्टिकुलर फोर्स नीड्स टू बी डन। हाँ, ये कलकत्ता पुलिस में कितने हैं मुसलमान? 5-7, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ 27% मुसलमान हैं। तो उनको ऊपर प्रेशर रहना चाहिए था कि हर साल हम 2% बढ़ाएंगे, 15 साल में आ जाता। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोग्राम, पॉजिटिव, कि हम स्पेशल रिक्रूटमेंट करके 2% हर साल बढ़ाएंगे। कुछ किया ही नहीं। 2-4 मौलाना को वो दे दिया, क्या नाम, इमाम को दे दिया कुछ पैसा, बस दे दिया कुछ। हाँ, और उनके जो करप्ट लोग हैं वो साथ दादागिरी कर रहे हैं चारों तरफ। सर, आप जिस तरह 50 साल से बंगाल को देख रहे हैं, बल्कि आप बंगाली कल्चर के एक सफ़ीर भी हैं, एम्बेसडर रहे हैं। मेरा इन 50 सालों में बंगाल कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है कल्चरी तौर पे, और बंगाल में जो आमतौर पे एक तरह से आज़ादी के बाद कुछ दंगे हुए शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद कलकत्ता अमन का सिटी रहा है, ऐसे सिटी ऑफ जो है सही माने में रहा है पूरे भारत में। अक्सर दंगे लेकिन कलकत्ता में नहीं हुआ है, हत्ता कि 1992 में भी नहीं हुआ जब बाबरी मस्जिद की शायद। अब जबकि हर तरफ नफरत है, और उसमें ममता बनर्जी की जो 2011 के बाद की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा उभर के आया, जिसमें इमाम को तनख्वाह देना, मंदिर बनाना, उसके लिए कितना जिम्मेदार है पूरी पॉलिटिक्स के लिए? ममता बनर्जी पूरे तरफ से सेकुलर है नहीं, उन्होंने धर्म के ऊपर गई नहीं, धर्म का साथ रह के धर्म लेके खेल रही है। एक बार मुसलमान को कुछ बोलते कि हम आपको कुछ स्टाइपेंड दे देंगे, एक बार हिंदुओं को बोलते कि आपके लिए मंदिर बना देंगे। दिस इज नॉट सेकुलरिज्म, इट इज़ डबल रिलीजन। अगर दोनों में फसाद लग गया कभी, वो संभालेंगे ठीक, लेकिन जैसा मुर्शिदाबाद में लगा। जी जी, जब मुर्शिदाबाद में दंगा लगे थे ना इस बार, तो वो क्या कर रहे थे, वो दीघा में मंदिर बना रहे थे। जी जी, हाँ, एक बार जाके कंट्रोल करे, जो भी हो, मुसलमान हो तो क्या, मुसलमान पाप नहीं करते। हाँ, तो एक बार पकड़ लेते, और वो ही इंस्टेंस बीजेपी के लिए पब्लिसिटी बन गया। देखो मुसलमान में दोनों हिंदुओं को मारा गया, देखो मुसलमान ने इस हिंदुओं को मारा, इसको क्यों अलाउ किया? गुंडा गुंडा है, खूनी खूनी है।
इनके ये जो टैक्टिक्स ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये मुझे पसंद नहीं आया। हम लोग उसी ज़माना में काम किया जब ज्योति बासु मीटिंग में आते थे 2 मिनट के लिए। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी और बाकी मंत्री बोलते थे कि देखिए ये है क्या, इन्होंने इनके जो ताज़िया निकालेंगे, इसके साथ दुर्गा पूजा आ गए आसपास, आप लोग थोड़ा अमन शांति रखिए। तो फिर ज्योति बासु आ जाते 2 मिनट के लिए, आके 6 कुर्सियों में बैठते बोलते, हाँ जो बोलना था ये लोग बता दिया, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, झमेला करे तो गोली चलाओ, और गोली नीचे मत ऊपर मत चलाओ, गोली नीचे चलाओ, गोली चलाओ, फायर एंड शूट टू किल, नमस्कार बोल के निकल जाते। एक बार चीफ मिनिस्टर ने जब कह दिया कि जो दंगा फसाद करेंगे उसको शूट टू किल, अब सोच रहे हैं दिमाग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी क्या सोचेंगे। वो लोग ऐसा नहीं, ज्योति बासु कभी ऐसी बात नहीं किया कि ये भी हो सकता है उसमें, ये वो भी हो सकता है, पता नहीं ये वो, कुछ नहीं। 2 मिनट में आके बताया कि देखिए ये दोनों फेस्टिवल है, आप बीच में शांति रखिए, और अगर गड़बड़ किया शूट कीजिए, और शूट टू किल। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने बंगाल के रेजिस्टेंस को भी समझा है, कोई भी सरकार में आएगी, अब आज पता नहीं है 4 मई को कौन आएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ये अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि बंगाल का जो अपना रेजिस्टेंस है वो अगर यहाँ के संस्कृति कल्चर के साथ में मेल जोल वाली पार्टी नहीं आएगी, या जो अभी पार्टी उस तरह के कल्चर को बढ़ावा दे रही है जिससे ये कल्चर और बढ़ा, तो बंगाल का रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है जो उसको बहुत गड़बड़ होगा, बहुत गड़बड़ होगा। मैं बता रहा हूँ, पहला मैसेज ये है कि नाम जब काटा गया, जिसको काटा नहीं गया उसका फर्ज है कि जाके वोट दे, हाथ खींच के उनको कहिए कि जाके वोट दे, ताकि हमारे जो ये है पॉलिसी है समझ सके। इस बार जैसे काट के यहाँ काटा, वहाँ मारा, वहाँ ऐसा करके 2.5 लाख पुलिस लेके जैसा वोट कर रहे हैं ना, अगर इस तरीक़ा से वोट चला के माइक्रो ऑब्जर्वर सब इनके नए नए चीज़, ज़बरदस्ती अगर बीजेपी पावर पे आ गए, पार्टी के नाम से कह रहा हूँ, और ये बंगाल के जो इरादा है उसके खिलाफ आ गए, बंगाल को लोग छोड़ेंगे नहीं, वो टीक नहीं पाएंगे। स्ट्रैटेजी तो गणेश कुमार तो वहाँ से 24 घंटा स्ट्रैटेजी नहीं चला पाएंगे ना। अमित शाह क्या मिलिट्री रूल लगाएंगे, टीक नहीं पाएंगे। बंगाल की मेजॉरिटी अभी भी चाहते कि हमारी जो संस्कृति है, हम जो खाना खाना चाहते हैं, हम जो ये हमारी आदत ही अलग है। हमारे लिए दुर्गा पूजा, ये नवरात्रि के व्रत रखो, वो ये रखो, वैसा नहीं, रोज़ा रखो व्रत, वो कोई मानते ही नहीं है यहाँ। हमारे लिए नज़रिया अलग है। हाँ, अगर हमारे संस्कृति के खिलाफ कोई सरकार को बैठा दिया जाए तो आप देखते रहिए क्या होगा। जी, तो आपने सुना, हमारे साथ थे जवाहर सरकार, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में भी काम किया, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ में भी, मनमोहन सिंह के साथ में भी काम किया। और हमारी खुशकिस्मती यह है कि जर्नलिज्म से भी बहुत नज़दीक से इनका वास्ता रहा है, प्रसार भारती के चेयरमैन रहे हैं, तो इन्होंने जिस अंदाज से जवाब दिया, आप समझ सकते हैं कि हम क्यों इनके पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने पे प्राउड महसूस करते हैं। और उम्मीद है हमारे रीडर्स को, व्यूअर्स को भी उनकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखने देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।